आज एक दुख ने घेरा है, कल दूसरा होगा। अंधेरी रातें ना आए, ऐसा कैसे ना होगा। दिल में अच्छी यादों को महफूज रखना, दिल में अच्छी यादों को महफूज रखना। अंधेरों में तारों का नजारा क्या खूब होगा, अंधेरों में तारों का नजारा क्या खूब होगा। वेलकम टू द लेटेस्ट एपिसोड ऑफ द हिलेरी टाइम्स। दोस्तों, आज के एपिसोड की जो गेस्ट हैं इज ए प्रोमिनेंट कंटेम्प्ररी हिंदी पोएटिस। इनके बोलने का जो अंदाज है और इनकी जो रचनाएं हैं उसमें आप संवेदनशीलता, यथार्थ और जीवन दर्शन का सशक्त मिश्रण ये प्रस्तुत करती हैं और आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और जैसा कि आपने इनके इंट्रो में भी देखा, जो हमने इंट्रो प्ले किया था, ये सेल बायोलॉजी पढ़ाती हैं और शायद इसीलिए हर पोम्स आर अ विविड एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, रिलेशनशिप्स एंड ह्यूमन वैल्यूज। और इनके पर्सनालिटी की जो सबसे खास बात है कि अपने नाम की तरह ही शी इंस्पायर रीडर्स विथ पॉजिटिविटी एंड अ न्यू आउटलुक ऑन लाइफ। तो देखिए, सुनिए, जानिए और मिलिए आज की जो हमारी गेस्ट हैं, बिहार की बेटी प्रेरणा सिंह, प्रेरणा जी से। नमस्ते प्रेरणा जी, कैसी हैं आप? नमस्कार आशीष जी, बेहद खुशी हो रही है आपके हिलेरी टाइम्स में आके, क्योंकि एक बहुत अच्छा मंच मिला मुझे लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। तो बहुत खुशी है मुझे और आभार आपको कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि मैं यहाँ आ सकूं। बहुत शुक्रिया। को क्या तुम भी समझदार हो? क्या तुम भी समझदार हो? क्या तुमने भी अपने खुलते होठों को नतीजे का जान, क्या तुमने भी अपने खुलते होठों को नतीजे का जान ढांप रखा है और शब्दों को वाक्य बनने से पहले, शब्दों को वाक्य बनने से पहले सलीके से काट रखा है? सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, दो बातें मेरे माइंड में आ रही हैं कि जी आपका, आप सेल बायोलॉजी पढ़ाती हैं, अच्छा जी। खासा एक कॉमन मैन की भाषा में कहूँ तो करियर सेट है। तो हम्म। आप सेल बायोलॉजी से आप साहित्य की दुनिया में, कविताओं की दुनिया में आप कैसे आई? और दूसरी बात, आप मुझे करेक्ट करिएगा अगर गलत हम्म। है, कि जो जी सेल जी। बायोलॉजी है वो स्ट्रक्चर को सिखाता है, फंक्शन को सिखाता है, हम्म। इंटरैक्शंस विथ अदर सेल्स को सिखाता है और हम्म। एनवायरनमेंट से हम कैसे उसको मेकअप कर सकें। जी तो बिल्कुल। ये जो आप पढ़ाती हैं, पढ़ती हैं, तो क्या हम्म। ये किसी व्यक्ति, संबंध, समाज, देश, दुनिया को हम्म। समझने में और उसको हम्म। शब्दों में पिरोने में ये कितना हेल्पफुल रहा? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने, कुछ अलग हटके पूछा पहले तो आशीष जी, इसके लिए आपको बधाई, क्योंकि हर कोई बस इंट्रोडक्शन ये जान लेता है। लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो साइंस की स्टूडेंट रही हूँ, मास्टर्स हूँ बायोइन्फॉर्मेटिक्स में। तो सेल बायोलॉजी एक्चुअली मेरा एक सब्जेक्ट रहा है और जेनेटिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, इम्यूनोलॉजी मेरी फेवरेट सब्जेक्ट रहे हैं। तो उससे बस ये रिलेटेड है। शादी उपरांत मैंने कुछ साल जॉब भी किए हैं। बच्चों के बाद जॉब लाइन जो थी वो कुछ कारणवश मुझे छोड़नी पड़ी। और कोरोना काल में एक ये मेरे पास बहुत अच्छा ऑफर आया कि मैं ऑनलाइन एकेडमी से जुड़ के, और सेल बायोलॉजी का जब मेरे पास ऑफर आया कि मैं पढ़ाऊं, तो एक कहें कि ये ऑनलाइन चीजें, ये कोरोना में कुछ अच्छी चीजें जो मिली हैं, उसमें मुझे ये जो जॉब एक कहें कि ऑनलाइन घर पे बैठ के बच्चों को देखते हुए, परिवार को देखते हुए मैं आराम से ये कर सकती हूँ। आराम भी नहीं कह सकते, हर जॉब में अपनी अपनी प्रोस एंड कॉन्स होते हैं, लेकिन हाँ फिर भी मैं घर पे उपलब्ध हूँ, ये सबसे बड़ी मेरी उपलब्धि रहती है। और सेल बायोलॉजी तो क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है, इसलिए मुझे पढ़ाने में कहीं कोई उसमें दिक्कत नहीं हुई। दिक्कत नहीं, और इससे लाभ क्या हुआ साहित्य में आने पे, कोरोना काल में मैं साहित्य में आई। और साहित्य में आने में इसमें ये लाभ हुआ कि जिस तरीके से हम साइंस, बॉडी की साइंस समझते हैं, बॉडी का डीएनए समझ रहे हैं, जीन ट्रांसलेशन समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं मैं भावनाओं को जीन ट्रांसलेशन की तरह ही देखती हूँ। कि जब मैं किसी व्यक्ति को देखती हूँ, मान ले आपको ही देख रही हूँ, तो मेरे मन के जो साहित्य है, भावनाएं हैं, वो आपसे जुड़ती हैं, और वो भावनाएं जीन ट्रांसलेशन कहें या भावनाओं का ट्रांसलेशन कहें, कि मैं ये सोचने लगती हूँ। मुझे हर व्यक्ति में एक कहानी नजर आती है, आप में ही देखूं तो मुझे एक कहानी नजर आती है कि कैसे आपने ये हिलेरी टाइम शुरू किया होगा, क्या क्या मुश्किलें आई होंगी और क्यों आप इस चीज को कर रहे हैं। बहुत सारी भावनाएं, हर कहानी हर व्यक्ति में छुपी हुई है। तो उसी तरीके से सेल बायोलॉजी को जैसे अच्छे समझती हूँ, वैसे ही शायद मैं लोगों की भावनाओं से जुड़ जाती हूँ।
और यही साहित्य की बात होती है कि आप में भावना होनी चाहिए जो मुझ में है भरपूर रूप में। आपने भावनाओं की बात कही, तो भावनाओं को अगर दिल में रहने दें तो घुटन महसूस होती है। बिल्कुल। और कह दूं तो अच्छा है कि कह दूं। तो सबसे जी पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि आप कोई अपनी दो लाइनें सुनाएं तो दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं अ, अपनी पहला मुक्तक जो समझ के मैंने लिखा था वो सुनाना चाहूंगी। 2021 में जब पहली बार मैंने लिखने की कोशिश की थी, उस मुक्तक में काफी त्रुटि है। मैं प्रेरणा हूँ, मैं प्रेरणा बनूं, वो राह ढूंढती हूँ। मैं प्रेरणा हूँ, मैं प्रेरणा बनूं, वो राह ढूंढती हूँ। कुछ हम्म। लिखती हूँ, कुछ कहती हूँ, दिल में उतरने का ख्वाब रखती हूँ। जो अपनी बात शब्दों से मैं आप तक पहुंचा पाऊं, मैं अपनी बात शब्दों से आप तक पहुंचा पाऊं। तो लेखनी के लिए ईश्वर का आभार करती हूँ। तो लेखनी के लिए ईश्वर का आभार करती हूँ। मेरे मन में ये विचार था कि प्रेरणा नाम को मुझे सार्थक करना है, और लेखनी किसी के पास अगर है, अगर कोई लिख पा रहा है, तो ईश्वर के लिए सच में उसके मन में वो धन्यवाद होना चाहिए कि वो लिख पा रहा है, लोगों तक अपनी बातें पहुंचा पा रहा है। सबसे और ये पहले एक बात मेरे माइंड में और आई थी जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था, कि कोई तो एक ऐसा मोमेंट होगा, कोई तो वो दिन होगा, कोई तो वो व्यक्ति होगा जिसने हम्म। सबसे पहले आपकी कविता सुनी होगी। तो वो बिल्कुल। याद आ रहा है कि वो कविता कौन सी थी और वो मोमेंट कैसा था जब आपको लगा कि अरे वाह, मैं भी कवि हूँ। ये तो अगर मैं अपने यादों के झरोखे में जाऊं तो बचपन से चार चार पंक्तियां ऐसे ही लिखती थी। हमें पता नहीं होता था कि हम वो कविता लिख रहे हैं, लेकिन हम लोग लिखते थे। तो पहली बार मुझे लगता है कि जो दो चार पंक्तियां मैंने लिखी होंगी वो लिखकर मैंने अपने पिताजी को दी थी। क्योंकि जब हम कुछ कारणोंवश रेंट के घर में रहते थे तो एक कमरे का रूम था, और एक कमरे में हम चार लोग रहते थे। और जब हम बड़े घर में आए अपना घर बना के, तो सबके पास अपने अपने कमरे थे। और ये बात मुझे अच्छी थी कि सबको अपना अपना स्पेस मिलता था, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं कचोटती थी, क्योंकि जब हम एक ही कमरे में रहते थे और चारों साथ में रहते थे तो कुछ लड़ाइयाँ होती थी, भाई बहन में होती थी, लेकिन वो जल्दी सुलझ जाती थी क्योंकि ऑप्शन नहीं रहता था दूर जाने का। और जब अपने अपने कमरे हो गए तो हम लोग एक दूसरे से दूरी बना के रहने लगे, अपने रूम के कमरे बंद करने लगे। वो नाराजगी एक दिन दो दिन ऐसे चलने लगी। तब मैंने पिताजी को अपने कुछ पंक्तियां लिख कर दी थी कि जब एक कमरे में थी चारपाई, अब मुझे अच्छे से याद तो नहीं, लेकिन तब से मुझ में वो बातें बचपन से ही थी। फिर अटल बिहारी वाजपेयी पे मैंने 12th में एक कविता लिख के अपने स्कूल में सुनाई थी। उसके बाद से कहीं ना कहीं जब मैं ये कोरोना काल में ऑनलाइन जुड़ी, तो एक दो पटल थे जहां पर मैं अपनी कुछ भावनाएं लिखती थी, और तब उनसे मुझे पता चला कि अच्छा ये कविताएं हैं और मुझे लिखनी चाहिए और भी। और इस तरह से ऑनलाइन ही मैं कहूँ तो मुझे मतलब बढ़ावा मिला और मैं आगे बढ़ी हूँ इस क्षेत्र में। तो आम तौर पर खास करके भारत में जो फादर्स की जो छवि है वो बड़ा जी। कुछ सख्त टाइप का है। तो हम्म। आपके फादर ने अप्रिसिएट किया या कान पकड़ के बोला पढ़ाई पे ध्यान दो? किसी किसी पुरुष में स्त्रीत्व ज्यादा होता है। मुझे लगता है मेरे पिताजी में भी वो था कि वो बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, तो उन्होंने हर बार मुझे बढ़ावा ही दिया। मैं चार लाइन लिखती थी, उस चार पंक्तियों का वो जवाब लिख के देते थे मुझे हमेशा। मेरे पिताजी भी कुछ कुछ लिखते हैं और मेरी माताजी भी, क्योंकि हिंदी की प्रोफेसर ही थी। तो शुरू से ही घर में जो है वो हिंदी का ही, साहित्य का ही इन्वायरमेंट रहा है। तो इस मौके पर आप अपने पिताजी के लिए या बहुत सारे पिताओं के लिए कोई चार पंक्तियां सुना दें। कि भाव का संसर्ग शब्दों में कम था, हृदय नम पर भी आंखें निर्मम निपुण था। पग में चक्र था जो तोड़ता था हर चक्रव्यूह, जिम्मेदारियों को निभाने में वो कलात्मक संपूर्ण था। बेफिक्री की चादर ओढ़ा सबको, वो फिक्र की चादर को सीलता हर पहर था। बेफिक्री की चादर ओढ़ा सबको, वो फिक्र की चादर को सीलता हर पहर था। अपनी ख्वाहिशों को नजरअंदाज कर वो अपनों के ख्वाबों को कमियों में भी लहू से भर देता था। वो अपने ख्वाबों की कमियों में भी दूसरों की ख्वाबों में रंग भरने के लिए अपने लहू से भी भर देता था। पिता शब्द एक दिन जो जुड़ा किरदार से उसके, बच्चों का फरिश्ता बन वो इंसान की तरह रह लेता था। बच्चों का फरिश्ता बन वो इंसान की तरह रह लेता था। और एक गजब सी बात थी उसमें, उसके एक होने से महफूज जहां का
हर कोना लगता था, उसके एक कोने से महफूज जहां का हर कोना लगता था। तो पिता एक ऐसा भाव है जिसके होने से आप जहां में कहीं भी रहेंगे आप खुद को स्वयं को महफूज महसूस करेंगे। तो वही मेरे पिता के साथ भी था और आज भी मैं उन्हें मापा कहती हूँ। और मुझे बहुत गर्व है कि और मुझे लगता है कि ईश्वर का आशीष है मेरे ऊपर कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसे पिता का साथ मिला है। देखिए, आप तो लकी हैं, आपके फादर भी लकी हैं कि आप जैसी बेटी उन्हें मिली, बिहार की धरती को मिली। जी। लेकिन आज भी ऐसे कई फादर्स हैं, पिता हैं, हम्म। 2025 में भी उनकी बेटियों को दहेज के नाम पर खास करके दिल्ली और आसपास जैसे एरिया में जलाया जी। जा रहा है। बिल्कुल। ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति है, और हमें सोचना चाहिए कि हम किस तरीके के समाज में रहते हैं और हम किस तरीके के सोच को अपने मन के अंदर जगह देते हैं। जगह तो देते हैं। ऐसे में आपका क्या विचार है, आप क्या कहना चाहेंगी? और कोई पंक्ति जो शायद आप सुनाना पसंद करें, जो ऐसे पिताओं के लिए, ऐसे विकृत समाज के लिए मरहम का काम करे। मुझे लगता है पहले तो आशीष जी की कहीं ना कहीं चीजें बदल रही हैं, लेकिन अभी भी कितनी घटनाएं हो रही हैं। तो इतनी सारी घटनाओं को रोकने के लिए कहीं ना कहीं जिसने सफर भी किया है, जो अपने घर में रूढ़िवादिता झेल रहा है, उसको ये नहीं कि हम क्या करते हैं जनरेशन टू जनरेशन उस बात को कैरी ऑन करते हैं। हमें क्या करना है कि उस चीज को वहीं पे रोकना है। जैसे अब मैंने तो ये चीजें देखी ही नहीं है, समझी ही नहीं है, लेकिन फिर भी दूसरों के जीवन में जो देखा है, अगर मैं झेलती तो फिर मैं ऐसा परिवार बनाने की कोशिश करती, ऐसे परिवार का निर्माण करने की कोशिश करती कि कहीं ना कहीं वो चीजें आगे ना बढ़े। कहीं ना कहीं अगर मेरी बेटी होती तो मैं ये कोशिश करती कि उसको वो मैं सब चीज दूं, उसको वो संस्कार दूं कि फिर वो आगे के जनरेशन में वैसे ही संस्कार आगे बढ़ाते रहे। तो अब कहीं ना कहीं जरूरत है हर परिवार को बदलने की। अगर आप उस सोच में अगर ढले हैं तो खुद सामने वाली जनरेशन को मत ढालिए, क्योंकि स्त्री के बारे में भी मैं यही कहती हूँ कि अगर स्त्री स्त्री का साथ दे तो कितना खूबसूरत होता है। अगर मान लें आपके घर में पिता ही है जो रूढ़िवादी है, अगर उस घर की स्त्री अपनी बेटी का साथ दे तो स्त्री का साथ से वो परिवार खिल सकता है। तो हमें इस सोच को आगे नहीं बढ़ने देना है, अभी तक जहां था वहीं रोक देना है, वहीं स्टॉप कर देना है। बस यही मेरी एक कोशिश रहती है। वो स्त्रियों के लिए भी मैं यही कहती हूँ, दहेज प्रथा अगर आपके यहाँ है तो वो लड़की भी जिस घर में जा रही है वहां भी एक स्त्री है जिसने जो ये देख रही है। तो अगर हर घर की स्त्री ही बदले तो क्या पुरुष नहीं बदलेंगे? हर घर के पुरुष को बदलना ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि हमें बदलाव जो लाना है वो स्त्रियों में ही लाना है, और तभी हम समाज को, पुरुष को बदल पाएंगे। तो और पुरुषों के लिए भी मैं यही कहती हूँ कि सुनो, तुमने उसे देखा तो है मगर देखा नहीं है। सुबह की किरण से घर में उजाला बिखे, अंधेरे को पोंछ कर खुद की इच्छाओं को जलाकर सेक कर क्षुधा को शांत करती सेक देती है वो रोटियां, और भावनाओं के मीठे तीखे नमकीन मसालों से बना देती है जिंदगी के जायके। सुनो, तुमने उसे देखा तो है मगर देखा है क्या? अपने ख्वाबों के सिलवटों को कपड़े के इस्त्री में भूल आंसुओं को धो डालती है, और कपड़ों में लगे दाग को, जो दिखता तो है मगर किसी को अच्छा नहीं लगता, जो दिखता तो है तो किसी को अच्छा नहीं लगता, उसका कारण जानने से कुछ बदल नहीं जाएगा, तो धुल जाना ही सही है। फिर ऊपर से सब कुछ सही तो दिखता है, फिर ऊपर से सब कुछ सही तो दिखता है, पर अंदर से रेशे जो कमजोर हो गए हैं वो कोई नहीं देख पाता। और सुनो, तुमने उसे देखा तो है मगर देखा है क्या कि पूजा और उपवास कर मन के हवन कुंड में डाल देती है वो अपनी चाहतों की आहुति, और मांग लेती है वो सब की खुशी याद से। मांग लेती है वो सब की खुशी याद से, अपना कुछ याद ही नहीं उसे, क्योंकि वो स्वयं को छोड़कर सबको अपना मानती है। क्योंकि वो स्वयं को छोड़कर सबको अपना मानती है, और सबकी याद में बस उसे जो याद नहीं रहता वो है वो स्वयं। सबकी खुशी में जो उसे याद नहीं रहता वो है बस वो स्वयं। और इस एक भूलने के क्रम में कोई उसे वैसे याद नहीं रखता। इस एक भूलने के क्रम में कोई उसे वैसे याद नहीं रखता जैसे कि सब याद रखते हैं स्वयं को। जी। मैंने बहुत सारे कवियों को देखा है, जब उनसे बातचीत करने का मौका मिला या किसी और चैनल पे जब उनका इंटरव्यू देखा, तब वो कहते हैं कि जब उनकी शादी होने वाली थी तो उनकी जी। शादी में बड़ी दिक्कत आती थी हम्म। कि लड़की वाले कहते थे कि ठीक है, सब ठीक है, कविता अच्छी बात है, काम क्या करता है? हाँ। तो ये मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ये समस्या
पोएटिस के साथ भी आता है? नहीं, मुझे लगता है पोएटिस के साथ कम आता होगा आशीष जी, क्योंकि पोएटिस के आज भी समाज इतना बदला है, फिर भी कहीं ना कहीं पोएटिस की अर्निंग उतनी मायने नहीं रखती है जितनी मेल मेंबर की अभी भी मायने रखती है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अगर आपकी वाइफ पोएटिस है तो आपका इस मतलब घर में आपके जो प्यार, संस्कार, भावनाएं विचरण कर रही होंगी। आपके बच्चों में जो संस्कार मिलेंगे, जो भाव मिलेंगे, वो बेहद खूबसूरत मिलेंगे, क्योंकि अगर कोई साहित्य से जुड़ा हुआ है ना, तो इसका मतलब है कि उसके पास दिल है। दिल वो नहीं जो साइंटिफिकली आपके बॉडी में सिर्फ धड़क रहा है। दिल वो जो सच में आपको समझेगा, दिल वो जो आपके परिवार को जोड़ के रखेगा, दिल वो जो आपके बच्चों को संस्कार देगा, और दिल वो जो आपके समाज में जितने भी आपके समाज के लोग होंगे उनमें एक खुशबू फैलाएगा। तो मुझे लगता है कि अगर आपकी वाइफ पोएटिस है तो इससे खूबसूरत कुछ नहीं हो सकता। और आमतौर पर जो वाइफ्स होती हैं मोटिवेशनल स्पीकर होती हैं। हाँ, ये तो है। क्यों नहीं मैं मौन रहती, क्यों नहीं गलत को सहती, क्यों मुस्कुराकर झूठ में हामी नहीं भरती, और क्यों नहीं मैं मौन रहती, क्यों मैं दो तरफे चेहरे को स्वीकार नहीं करती, और क्यों झूठे आंसुओं का खेल नहीं खेलती, और क्यों गुनाह की जगह से अनजान बन नहीं निकलती, क्यों गुनाह की जगह से अनजान बन नहीं निकलती, और क्यों नहीं मैं मौन रहती, क्यों नहीं संस्कारों के तवे में कुरीतियों को सहते रहती। जब आप हमारे बिहार में या कहीं भी जाएंगे, कहीं बहुत कुछ है जो रूढ़िवादिता अभी भी है। तो मैं मौन रहने वालों में से नहीं हूँ, तो वहां पे मैंने ये लिखा था कि क्यों नहीं संस्कारों के तवे में कुरीतियों को सहते रहती, और क्यों नहीं जो रास्ते बने उन्हीं पे चलते रहती, क्यों नहीं जो रास्ते बने उन्हीं पे चलते रहती, और क्यों नहीं बड़ों की गलतियों पे चुप्पी साध लेती। अब ये भी कमी है मुझ में कि क्यों नहीं मैं बड़ों की गलती पे चुप्पी लेती, और क्यों नहीं मैं मौन रहती। और फिर मैं स्वयं को ही इसका जवाब देती हूँ कि नारियों के नौ रूप में मैं शक्ति का प्रतीक हूँ। नारियों के नौ रूप में मैं शक्ति का प्रतीक हूँ। बदलाव देखने वालों के समक्ष आज गलत, बदलाव देखने वालों के समक्ष आज गलत, कल की सच्चाई का प्रज्वलित दीप, कल की सच्चाई का प्रज्वलित दीप हूं, तो कैसे रहूं मैं मौन, कैसे रहूं मैं मौन, जब मेरी टूटी चुप्पी में ही उन गलत लोगों पे पूर्ण विराम का रूप हूं, उन गलत लोगों पे पूर्ण विराम का रूप हूं, तो कैसे रहूं मैं मौन। जीवन के जिस मोड़ पर स्त्रियां अपने मन के रंग को भूलते चली जाती हैं, उस मोड़ पर एक स्त्री ने अपने स्वर से, अपने संगीत से कई स्त्रियों के जीवन को लयबद्ध कर दिया। कुछ इस तरीके से उनकी मन की लय को झंकार दी कि वो स्त्रियां प्रेरणा स्रोत बनकर आज समाज को रास्ता दिखा रही हैं। प्रेम कैसा होना चाहिए, इस पे चार पंक्तियां कहती हूँ कि प्यार ऐसा हो कि जिसमें आत्मा श्रृंगार पाए, प्यार ऐसा हो कि जिसमें आत्मा श्रृंगार पाए, टूटे मन का तार भी संगीत की झंकार पाए, दो कदम तुम साथ चलना, दो कदम मैं भी चलूंगी, दो कदम तुम साथ चलना, दो कदम मैं भी चलूंगी, साथ दोनों का मिले यूं पूर्णता आकार पाए, साथ दोनों का मिले यूं पूर्णता आकार पाए। एक बात हमने और भी ऑब्जर्व किया, बहुत सारे ऐसे कवि होते हैं उनके नाम में लगा होता है बरेलवी, हम्म। देलवी, हम्म। फर्रुखाबादी, हम्म। लेकिन हम उन्हें देखते हैं कि वो आमतौर पर वहां रहते नहीं, रहते दिल्ली मुंबई में। हम्म। आपको हम कह रहे हैं, दुनिया को पता है कि आप बिहार की बेटी हैं, तो आप हम्म। भी बिहार आपका आना जाना होता है या बहुत। दिल्ली में ही रहती हैं? नहीं नहीं, बहुत ज्यादा होता है। और मैं बताऊं, अभी तो बेटा मेरा बोर्ड में जाने वाला है तो थोड़ा कम हुआ है, शायद साल में 2 से 3 हो रहा है। नहीं तो मैं सबसे ज्यादा बिहार जाती थी अभी लास्ट ईयर तक। 4-5 तो मेरे ट्रिप्स बनते ही रहते हैं, जहाँ छुट्टियां होती हैं तो हम घूमने कम, और मैं अपने मायके जाना, क्योंकि मेरा ससुराल भी उसी साइड है, गोपालगंज में। तो छपरा या गोपालगंज, मैं फट से वहीं का टिकट लेती हूँ और वहीं जाती हूँ। क्योंकि पूरे वर्ष में आप कहीं भी रहिए, खासकर फेस्टिवल्स में या अपनों के पास जाके अपनी भूमि पे जब आप पैर रखते हैं ना, तो वो जो एहसास होता है वो आप
कहीं नहीं पा सकते हैं। फिर आप कहीं भी घूमने जाएं, कहीं भी कुछ भी करें, लेकिन अपनी जगह की मिट्टी जो होती है, और ये धीरे धीरे बड़े होते हुए जब जैसे जैसे बिहार मुझसे छूटा, वैसे वैसे मुझे एहसास हुआ कि बिहार बहुत ज्यादा है मेरे अंदर। और फिर जब हम बाहर आते हैं और बिहारियों पे कुछ कमेंट होते हैं, तब हम शायद ज्यादा और अपनी मिट्टी से जुड़ते चले जाते हैं, क्योंकि हमें ये एहसास होता है कि हमें अपनी एक पहचान बनानी है, और कहना है कि मैं प्रेरणा सिंह बिहार से, ताकि तब उनके दिमाग में आए कि अच्छा ये बिहारी है, और ये मतलब ऐसा इन्होंने नाम किया है, मुझे वो पहचान बनानी है। और जहां तक प्रेरणा नाम से आपने बोला कि क्यों आपने तकल्लुस नाम जो है वो बिहारी नहीं लगाए, मैंने खुद भी नहीं लगाया है ये प्रेरणा नाम। मैं शुरू से इंस्पायरिंग ही लिखते आ रही हूँ 4-5 साल से। और सुवासिता में एक मंच है, उन्होंने पहली बार मैं जब संचालन कर रही थी उनका, तो कुलदीप कौर दीप जी उनकी जो संस्थापिका है, उन्होंने पहला जो मुझे सर्टिफिकेट दिया, मेडल दिया, उन्होंने ये नाम लगा के दिया कि तुम प्रेरणा हो, तुम प्रेरणा लगाओ। और वो मुझे खुद से इतना पसंद आ गया, मुझे लगा कि हाँ मैं ये करूंगी आगे भी लोगों को, क्योंकि फिर मैंने प्रेरणा का मंच भी बनाया था। बहुत कुछ मैं कर रही हूँ कोशिश कि मैं लोगों को इंस्पायर कर सकूं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये नाम। भोजपुरी प्रदेश से आप आती हैं, बहुत जी। ही स्वीट और एक ऐसी लैंग्वेज जो आमतौर पर लोग समझ जाते हैं। तो अगर जी। आपने कोई भोजपुरी में कोई रचना अगर लिखी हो तो आप प्लीज सुनाएं। तन से तन की दूरी फेस्टिवल्स में जब होती है, तो सच में मन वो समझता है कि अच्छा ये होली थी, ये दिवाली थी, हम मिल के मनाते थे। तो कोरोना ने बहुत कुछ सिखाया भी, और उस वक्त जो मैंने नहीं खेली होली, तब लिखा था मैंने कि ए सखिए है बार ना खेल पैनी, तो संग होली रे। ए सखिए है बार ना खेल पैनी, तो संग होली रे। न भीगल चुनेरी न करनी तो संग हंसी ठिठोली रे। रौनक फागे के गायब तब से कोरोना जब से भइल, त्योहार सब छूटत जात बा, देख याद आवत बा पिछला जे भइल। कि सीखता बड़का दे दे लग सकी, ई होली के दूरियों सहेली रे। भेजनी हरंग भर के बतवा में, तू अकेला मन में प्रेम के होली रे। तनी तनी हंसली हा खुशी से ओ सखी, तनी तनी हंसली हा खुशी से ओ सखी, रंग भरी है ये होली में, रंग भरी है ये होली में। मुझे कई प्रोमिनेंट सिने स्टार्स और थिएटर आर्टिस्ट से जब मुझे बातचीत करने का मौका मिला, मसलन जी। जो फिल्मों में विलेन का काम करते हैं यशपाल शर्मा जी, हरियाणा से जी। हैं, वीरेंद्र जी। सक्सेना जी मथुरा से हैं, राहुल जी, उनसे भी बात करने का मिला, और कई लोगों से जब बातचीत करने का मौका जी। मिला, तो उन्होंने कहा, हम्म। जब हमने उनसे पूछा कि एस्पायरिंग एक्ट्रेस को क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि बातचीत के क्रम में कि आप विदेशिया पढ़िए, भिखारी ठाकुर हम्म। को पढ़िए, महेंद्र हम्म। मिश्र को पढ़िए। बहुत सुंदर है। तो आप तो उस जगह से आती हैं और आप जी। लिखने पढ़ने का भी काम करती हैं, ये आपका पैशन है। हम्म। तो क्या हम्म। कभी आपने उनको अपने अंदाज में पढ़ने, देखने, समझने का आपको मौका मिला, आपने प्रयास किया? नहीं, मैं कहूंगी आशीष जी की मैंने बहुत कोशिश नहीं की है। मेरे पास एक उषा शर्मा जी हैं, मेरे छपरा की ही राइटर हैं, उनकी बुक है जो भोजपुरी में है, और उसको पढ़ने की कोशिश करती हूँ और सीखने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि कई जो वर्ड्स हैं मुझे भी नहीं पता होते हैं, तो उनको पढ़ के कोशिश करती हूँ। क्योंकि हमारे साथ क्या रहा कि हमने इंग्लिश नॉवेल्स बहुत पढ़े, हिंदी बहुत पढ़ा, क्योंकि घर में ही लाइब्रेरी थी, तो बचपन ही गोदान गबन और इन सब चीजों में बीता है मेरा। तो ये सब चीजें पढ़ने की, हिंदी लिटरेचर पढ़ने की काफी आदत रही, भोजपुरी नहीं रही। और भोजपुरी जितना सिंपल, जितना मीठा दिखता है, जब हम इसको लिटरेचर में जाते हैं, तो हमें कई चीजें समझ में नहीं आती है, क्योंकि मैं बहुत रही भी नहीं वहां पे, 10th तक रही हूँ, फिर बाकी समय मेरा हॉस्टल में ही बीता है। यहाँ मैं व्यूवर्स को बताना चाहूँगा, खास करके उन व्यूवर्स को जो बिहार से बिलोंग करते हैं, भोजपुरी को जानते हैं, कि मशहूर एक्टर यशपाल शर्मा जी ने, वीरेंद्र सक्सेना जी ने, राहुल सिन्हा जी ने भोजपुरी को लेकर के, भोजपुरी राइटर्स को लेकर के क्या बोला है अपने इंटरव्यू में, उनका लिंक भी
प्रेरणा जी के इंटरव्यू लिंक में आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप प्लीज जाइए और देखिए। तो मुझे लगता है कि आप जैसे राइटर्स की खास करके भोजपुरी में बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम्म। भोजपुरी को लेकर जितनी अच्छी बातें हैं, आज भोजपुरी के साथ एक स्कार भी लग गया है वल्गैरिटी का। हाँ बिल्कुल। तो खास करके दिल्ली में जब हम पढ़ते हैं या न्यूज़पेपर से जब हमें जानने को मिलता है, तो ये हम्म। जो तमगा जुड़ा है वल्गैरिटी का, चाहे वो आफ्टर ऑल कोई तो इन गानों को लिख रहा है, कोई तो इसको हम्म। प्रेजेंट कर रहा है। तो आप हम्म। जैसे राइटर्स इसको ले करके क्यों नहीं संजीदा हैं, क्यों नहीं कोशिश करते हैं कि हमें भोजपुरी को स्वस्थ बनाना चाहिए? हाँ ये बिल्कुल आपकी बहुत अच्छी बात है। और मैं कहूँ कि सिर्फ बिहार में नहीं है ये आशीष जी, अब आप पंजाबियों में भी देखें तो कई गाने ऐसे हैं जो बहुत वल्गर हो रहे हैं, और कई गाने ऐसे हैं जो इतने मिठास भरे हैं। तो ये हर क्षेत्र में है, हरियाणवी में भी है, बहुत चीप गाने हैं और बहुत अच्छे गाने भी हैं। वैसे ही सेम बिहारी में भी है। मुझे लगता है ये अंडरलाइन करने की हर बार जरूरत नहीं होती कि बिहारी में ही है, लेकिन हाँ भोजपुरी में स्पेशली अगर है तो मेरे जैसे लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि हम उसमें कुछ अच्छा दे पाए। तो ये मेरी भी कोशिश रहेगी, आज आपके मन से ये बात मैं अंदर से लेके जाती हूँ और कोशिश करूंगी कि कुछ अच्छा लिखूं। आजकल की जो लाइफ स्टाइल है, हम एक तरफ तो कहते हैं कि बहुत हेक्टिक लाइफ स्टाइल है, ऑन दी अदर हैंड मुझे लगता है कि हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं, हमने खुद हम्म। हेक्टिक बनाया हुआ है। और हाँ। ऐसे में जो हमारे जो बहुत क्लोज टू हार्ट संबंध हैं, चाहे वो वाइफ का हो, डॉटर का हो, माता पिता का हो, वो हम्म। कहने को तो है, लेकिन हम आज एक ही घर में एक दूसरे को सामने सामने से नहीं, व्हाट्सएप से गुड मॉर्निंग और हालचाल पूछ रहे हैं। एक बिल्कुल। गाना मुझे याद आ रहा है, पुराने फिल्म का था कि सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर हम्म। में हर शख्स परेशान सा क्यों है। परेशान सा क्यों है। हम्म। तो आप इस पर क्या कहेंगी, इसे कैसे देखती समझती हैं और संबंधों को कैसे परिभाषित करेंगी? ये आपने बिल्कुल सही कहा कि कुछ तो परेशानियां बढ़ गई हैं, कुछ हेक्टिक लाइफ बढ़ गई है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन कुछ हमने बढ़ा भी ली है। और कहीं ना कहीं जो हमें समय अपने बच्चों को देना चाहिए, जो अपने परिवार को देना चाहिए, वो हम व्हाट्सएप और फेसबुक पे दे देते हैं। तो कभी कभी मैं भी इसमें ज्यादा दे देती हूँ, लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है। मैंने कहा ना कि मैं अपने से कोशिश करो, अपने परिवार में बदलाव लाओ, आपका समाज बदलेगा, मेरा यही रूल है। तो मैं जो चीजें बदलती हूँ वो कहीं ना कहीं मेरे पड़ोसी देखते हैं, सब लोग देखते हैं। कहीं ना कहीं कोई दोस्त देखता है और वो चीज कहता है कि तुम्हारी पेरेंटिंग बहुत अच्छी है, तुम्हारा ये बहुत अच्छा है, तो वो भी सीखे उससे। मैं क्या करती हूँ कि जब तक बच्चों के स्कूल का टाइम है, या ये 1 घंटे शाम में सिर्फ बच्चों से बात करना, अब उनकी जो भी हॉबी है, उनका डांस, उनके स्कूल में क्या हुआ, बिना मतलब की गिगलिंग ये वो बातें करते हैं, क्योंकि उन बातों में ही बहुत सारी बातें निकल के आती हैं। क्योंकि एक बच्चा अगर आपका टीनेज है और एक बहुत छोटा है, तो दोनों की बातें जानना मुझे बहुत जरूरी लगता है। तो वो बातें मुझे लगता है शाम का 1 घंटा तो हम दे सकते हैं। अगर आप वर्किंग हैं तो रात का दीजिए, जैसे भी दीजिए, लेकिन वो आपको समय बच्चों को देना चाहिए। रही बात परिवार में और की, तो हम हस्बैंड वाइफ वॉक के लिए जरूर समय निकालते हैं, ताकि हम आपस में बात कर सके। वो बातें बच्चों के सामने भी ना हो, परिवार के सामने भी ना हो, और हम दोनों बात कर सकें। तो ऐसे हमें समय निकालना पड़ता है। ऐसे अगर हम कहते कि हेक्टिक है ये है, तो नहीं होगा, नहीं तो वो ये तो जो यही सीखेंगे ये कि जो मम्मी बिजी। संबंधों में जो दूरियां आ रही हैं, हम एक हम्म। दूसरे को मन की बात नहीं कह रहे हैं, हम सिर्फ हाँ। सुनने का या बोलने का या कहने का सिर्फ एक नाटक कर रहे हैं, हम मन से हम्म। नहीं जुड़ रहे, ऊपर ऊपर हम्म। से। उसको हम्म। आप कैसे देखती आप मन जो है उसको एक ताला समझिए। आप उसको कैसे भी खोलने की कोशिश कर रहे हैं, हथौड़ा भी कोशिश कर रहा है कि मैं उसको खोलूं, मतलब मैं अपनी बात जोर जोर से अपने बच्चे को ही चिल्ला के बोलूं, वो नहीं समझेगा, वो हथौड़ा है, मार रही हूं मैं, वो नहीं खुल रहा है। लेकिन मैं एक भावनात्मक रूप में अगर उसको वो बात बोलूं, कहीं ना कहीं उसके मन के हिसाब से समझाते हुए प्यार से, तो वो एक चाबी है जो उसके मन के ताले को खोल देगा। तो वो हमें भावनाओं की चाबी को हमेशा अपने पास रखना चाहिए। हर बार हथौड़ा काम नहीं करता, किसी चीज को आप तोड़ के नहीं समझा सकते हैं, उसको प्यार से ही समझा सकते हैं। तो यही हम अपने साहित्य में भी करते हैं, क्योंकि हम किसी के मन तक कैसे पहुंच पाते हैं, जब हम मन से बिल्कुल लिखते हैं, भावनाओं से ओत प्रोत लिखते हैं। ये मैंने एआई के बारे में कहा था कि एआई कितना भी लिख ले, भावनाओं को जोड़ के नहीं लिख सकता, क्योंकि उसने जिया नहीं है। हम जी रहे हैं, हम अपने जीते जीते सीख रहे हैं। तो हम भावनाओं से जब जुड़ के कुछ भी काम करते हैं ना, तो जरूर वो सामने वाले के दिल तक पहुंचती है। तो इस मौके पर कोई आपकी कोई कविता? कि ए पवन पुत्र पवन वेग से आओ ना, ए पवन पुत्र पवन वेग से आओ ना, लक्ष्मण सी मूर्छा में हम, लक्ष्मण सी मूर्छा में हम, संजीवनी बूटी सुहाओ ना, जीवित शरीर मृत होता जाता मानव मन।
जीवित शरीर मृत होता जाता मानव मन, तुम राम भक्ति का रस इनको भी पिलाओ ना। और रावण मन से घिरे हैं, रावण मन से घिरे हैं संकट में, आभास इनको दिलाओ ना। अभिमान बुद्धि का इनको इनकी गर्वित लंका में आग लगाओ ना। और हर संकट को हरने वाले पवन वेग से आओ ना। मन विचलित लिए बैठे यहाँ, मन विचलित लिए बैठे यहाँ, तुम राम नाम लिखकर हल्का कर जाओ ना। तुम राम नाम लिखकर हल्का कर जाओ ना। और क्रोध में सूर्य सा वेग है इनके, क्रोध में आजकल हर व्यक्ति में क्रोध बहुत ज्यादा है, क्रोध में सूर्य सा वेग है इनके, तुम मुख में भर शांत कर जाओ ना। तुम मुख में भर शांत कर जाओ ना। हे अंजनी सूत, तुम फिर से राम से मिलाने आओ ना। और मंदिर मंदिर घूम रहे ये निज वास्ते, मंदिर मंदिर घूम रहे ये निज वास्ते, तुम सेवक बनना इनको सिखाओ ना। तुम सेवक बनना इनको सिखाओ ना। हे वायुपुत्र, अधर्म प्रशस्त इस युग को सतयुग से मिलाने आओ ना। मंगल मूर्ति बन सबके हृदय में राम को बसाओ ना, सबके हृदय में राम को बसाओ ना। तो दोस्तों, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? आप हमें कमेंट करके बताइए। और मैं हूं आप सभी का दोस्त, इस प्रोग्राम का होस्ट, एंड अ वेरी सिंपल एंड अ वेरी कॉमन मैन, आशीष कुमार। आप देख रहे हैं द हिलरी टाइम्स। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।